वेलकम इन विमर्श लर्निंग। हम लोग मूल विधि सीरीज का एक नया टॉपिक आज देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंडिया का पुलिस सिस्टम समझा था कि पुलिस कैसे काम करती है और उसका ऑर्गेनाइजेशन पूरा ढांचा कैसे बनाया जाता है। उसी से एक जुड़ा हुआ टॉपिक है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामिलिट्री, अर्धसैनिक बल। ठीक है, पैरामिलिट्री से जुड़े हुए कुछ पॉइंट और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो हर साल पूछे जाते हैं। और खासकर जो पुलिस के एग्जाम्स होते हैं उसमें तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। पहले समझना एक चीज कि है क्या, कि भारत में, और ये मैं पुलिस वाले में बता चुका हूं, भारत में जो कानून व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है या पुलिस की जिम्मेदारी दी गई है, चाहे पुलिस हो चाहे कानून व्यवस्था हो, इस ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य सरकारों को। पुलिस या न्याय कानून व्यवस्था जिसको बोलते हैं, पब्लिक ऑर्डर व्यवस्था, ये संविधान की राज्य सूची में आता है। राज्य सूची में आता है, इसलिए राज्य नियंत्रण करता है। इसमें अच्छा, ये दिख नहीं रहा, कलर बिल्कुल वो हो गया। राज्य सूची में आता है, अलग से लिख देता हूं। पुलिस और दूसरा लिखा है हमने कानून व्यवस्था। व्यवस्था ये राज्य के पास में है। अच्छा, इसको छोड़कर एक चीज होती है डिफेंस, भारत की सुरक्षा। भारत की जो सेनाएं हैं, सेना, वो किसके कंट्रोल में? वो केंद्र के कंट्रोल में। वो सेंटर लिस्ट में आती है या केंद्र कंट्रोल करता है, उस पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी, आर्मी नेवी एयरफोर्स से जुड़ा हुआ। और पुलिस पे निर्णय राज्य सरकार लेंगी, ये तो पता है पहले। तो इसलिए पूरी कानून व्यवस्था राज्य के कंट्रोल में होती है। अच्छा, अब एक चीज समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ हम लोग मूल विधि रहे हैं, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा है। कि इसमें क्या है, एक चीज, एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, और वो आर्टिकल है 355, 355। ये आर्टिकल तो वैसे भी बहुत पूछा जाता है, अलग से पूछा जाता है। क्या है आर्टिकल 355? आर्टिकल 355 ये बोलता है कि केंद्र की जिम्मेदारी ये है कि वो राज्य के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का जिम्मेदार है। मतलब ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नली एंड इंटरनली स्टेट को। राज्य के अंदर अगर कोई ऐसा गड़बड़ हो जाता, कोई बड़े दंगे हो जाते हैं, या राज्य पे बाहर से कोई हमला करता है, तो ये जिम्मेदारी आर्टिकल 355 में केंद्र सरकार की है, उसकी सुरक्षा करने की। तो अपने आप सोचो, अगर कहीं पे दंगा हुआ है और पुलिस जो उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, तो आर्टिकल 355 से केंद्र उस स्थिति को संभालने आ जाएगा, सेंटर संभालेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी केंद्र की 355 से बन जाती। इसलिए बहुत काम का आर्टिकल है, बहुत पूछा जाता है कि केंद्र की ये ताकत है या कर्तव्य है कि वो राज्य का आंतरिक और बाहरी राज्य की सुरक्षा करे। ठीक है, अब इसके लिए ही ये फोर्सेस बनाई गई हैं। ये सेना नहीं है, ये इसलिए याद रखना है इसको। देखो, ये सेना नहीं है, इसको पहले इस नाम से जाना। अब तो ये नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता पैरामिलिट्री फोर्स, लेकिन लोग इसी नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने भी लिख दिया है। इसको हिंदी में क्या बोलते थे? अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल कहा जाता था, लेकिन 2011 से इस नाम को हटा दिया गया। अब भारत में इस नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अर्धसैनिक बल। तो इसकी जगह पे नाम क्या इस्तेमाल करते हैं? देखो, अर्धसैनिक जल जगह की अब इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल आर्म्ड मिलिट्री फोर्सेस, केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल। केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल, सुरक्षा बल। अब ये कहा जाएगा, अब इनको अर्धसैनिक बल नहीं कहा जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्स। उसका एक राजनीतिक कारण है, क्योंकि मतलब दुनिया के देश, देखो, जब ये है, ये काउंट करने लगते हैं कि भारत की सेना कितनी बड़ी, कितनी संख्या है भारत की सेना की, ना। तो भारत या कोई भी देश नहीं दिखाना चाहता कि वो 30 लाख 40 लाख की सेना रख रहा है। तो इसलिए वो नाम हटा दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्स, और ये नाम रख दिया गया CAMF, सेंट्रल आर्म्ड मिलिट्री फोर्स। ये नाम आज के टाइम पे ये लिया जाता है। अच्छा, ये जितनी भी सेनाएं हैं, ये जो फोर्सेस होंगी, ये सब भारत के गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आएंगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस या केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल जो है, वो किसके अंदर में है? गृह मंत्रालय के अंदर। केंद्र में भी किसमें अंदर? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, तो वो उनके अंडर में ये सब बल आएंगे। अब अच्छा, ये हैं कितने, पहली बात होती है। तो टोटल संख्या इनकी है 7। टोटल संख्या कितनी है? 7। 7। ये 7 फोर्सेस हैं
जो सीएपीएफ में आती हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या सेंट्रल आर्म्ड मिलिट्री फोर्स, ठीक है, इसके अंदर आती हैं ये 7 सी फोर्सेस। और इन्हीं से जुड़ा हुआ हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फोर्स है और ये कहां पर काम करती है। ठीक है, तो एक एक करके इनके सबके बारे में है। देखो, नंबर 1 असम राइफल्स। असम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी सीमा फोर्स मानी जाती है, पैरामिलिट्री फोर्स। ये अंग्रेजों के टाइम में बनी है। देखो 1835। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया होगा, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे पुरानी कौन सी है? असम राइफल्स। इनको फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। उत्तर पूर्व के जो देखो नाम में ही लिखा असम है, तो असम पता है हमें भारत के उत्तर पूर्व में है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट किस फोर्स को कहा जाता है? उत्तर पूर्व का दोस्त या उत्तर पूर्व का रखवाला, संरक्षक, किसी भी नाम से पूछा जाता है, वो क्या है? असम राइफल्स। और आज के टाइम पे ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे ये क्या करता है? भारत और बर्मा, म्यांमार के बॉर्डर की सुरक्षा करता है। ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि इंडिया म्यांमार के बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है, इंडिया नेपाल की सुरक्षा कौन करता है, इंडिया चीन की सुरक्षा कौन करता है। तो असम राइफल सबसे पुराना पैरामिलिट्री है, म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करता है, इसलिए इसको फ्रेंड्स ऑफ या गार्जियन ऑफ नॉर्थ ईस्ट कई नामों से जाना जाता है। दूसरा आईटीबीपी। देखो सेकेंड फोर्स हमारी कौन सी है? आईटीबीपी। आईटीबीपी का पूरा नाम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये तो सबको पता है, 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई और भारत उसमें हारा, चीन की लड़ाई में। और उस वॉर के हारने के बाद में भारत ने कुछ बदलाव किए कि हमारे पास कोई एक फोर्स होनी चाहिए जो बॉर्डर पे निगरानी रखे, क्योंकि चीनी सेना अंदर घुस आई, तब पता चला, तब आर्मी गई। आर्मी बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करती, ये तो पता है, आर्मी बाद में जाती है। तो इंडिया चीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये बनाई गई आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये जो भारत और चीन के जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करती है। फिर उसी टाइम पे देखो 63 में ही, इसलिए 62 की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन की लड़ाई, उसने बहुत बदलाव करवाए हैं। देखो सशस्त्र सीमा बल बनाया गया, एसएसबी, जिसको सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, जो भारत की नेपाल और भूटान बॉर्डर से सुरक्षा करती है। नेपाल और भूटान, एसएसबी बनाया गया, नेपाल और भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करती है सशस्त्र सीमा बल। वैसे नेपाल और भूटान का पोरस बॉर्डर माना जाता है। पोरस का मतलब आना जाना अलाउड है, मतलब ऐसे आधार कार्ड रखो निकल जाओ, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, कोई नहीं रोकेगा, सिक्योरिटी नहीं, वीजा वीजा नहीं लगता कुछ भी, हाँ, इसलिए पोरस बॉर्डर माना जाता है। लेकिन तब भी वहां पर अब वहां पर एसएसबी लगती है सिक्योरिटी के लिए। बीएसएफ, इसका नाम तो सब जानते हैं, 1965 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई उसके बाद बनाया गया। 65 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, भारत जीता, तब ये सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बनाया गया। और ये आज के टाइम पे पाकिस्तान की तो करती है, साथ में बांग्लादेश बॉर्डर की भी रक्षा करती है। ये तो पता ही है कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश कब बना है? 1971 की लड़ाई जब भारत की हुई 1971 में, तब बांग्लादेश बना है। तो ये बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा कर रही थी, तो उस टाइम फिर बांग्लादेश बन गया, तो तब भी उसी बॉर्डर की सुरक्षा करती है। तो दोनों तरफ बीएसएफ है, पाकिस्तान की भी तरफ और बांग्लादेश की भी तरफ। तो ये चौथी फोर्स हो गई भारत की। इसके बाद पांचवी सीआईएसएफ। सीआईएसएफ तो सबको दिख भी जाती होगी, इधर उधर लगी हुई, नाम में ही देखो लिखा हुआ है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडस्ट्रियल, जो बड़े उद्योग हैं, कोई ऐसे संस्थान हैं जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, ठीक है, या कोई न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं बड़े, उन सब की, उन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने के लिए ये बनाए, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, देखो सीआईएसएफ लगाई गई है, सीआईएसएफ बनाई गई। इसके साथ साथ में ये सीआईपीएफ, सीआईएसएफ जो है, अच्छा पहले ये पढ़ ले फिर बताता हूं दोनों का। ये सीआईएसएफ है जो इसके नाम में ही लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दूसरी है सीआरपीएफ, बहुत काम की फोर्स ये। इन सातों में जो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ती है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाकों में लगाई जाती है, वो सीआरपीएफ ही है। देखो सीआरपीएफ में लिखा है कि अगर कहीं पर कानून व्यवस्था, कहीं दंगा वंगा हो जाता है, तो सबसे पहले कौन भेजा जाएगा? पहले तो राज्य की पुलिस संभालेगी, पुलिस नहीं संभाल पाती तो देखो सीआरपीएफ ही भेजी जाती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल,
1949 में बनाया, हालांकि पहले बन चुकी थी ये, लेकिन भारत में सीआरपीएफ एक्ट बनाया गया 1949 में, आजादी के बाद। उग्रवाद, टेररिज्म को रोकने के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी, ठीक है, नक्सलवाद की समस्या को रोकने के लिए। नक्सलियों में कितने सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं नक्सली हमले में, ठीक है, तो ये सीआरपीएफ लगाई जाती है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। अच्छा, ये दोनों फोर्सेज एक काम और करती हैं जो यहां पर मैंने नहीं लिखा है। ये क्या करती हैं? ये वीआईपी सिक्योरिटी भी देती हैं। जो भारत में वीआईपी लोग हैं ना, उनको सिक्योरिटी भी दी जाती है। मोदी, वो बिल्कुल अलग चीज है, चलो इसके लिए मैं सिक्योरिटी वाला अलग कहानी बताते ही हूँ। भारत में सिक्योरिटी के अलग अलग लेवल हैं। जैसे सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सिक्योरिटी देने के लिए एक बनता है, उसको बोलते हैं पीबीजी, प्रेसिडेंट, इसका नाम पूछा जाता है, प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड। जब कभी 26 जनवरी 15 अगस्त हो, प्रेसिडेंट्स बॉडी गार्ड्स, जब कभी 26 जनवरी 15 अगस्त हो, तब देखो कि राष्ट्रपति की गाड़ी के सामने घोड़े से चलते हैं लोग, हमेशा घोड़े से वो साथ में आएंगे, साथ में जाएंगे, हमेशा परेड में आएंगे, उसको पीबीजी कहा जाता है। तो ये पीबीजी अलग फोर्स ही है, इसमें आर्मी नेवी हर जगह से लोग जाते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, उनको उनको अलग से भेजा जाता है पीबीजी में। ये राष्ट्रपति की सुरक्षा करने के लिए अलग से फोर्स है। 1984 में, सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1984 में सबको पता होगा इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। गांधी की हत्या 31 अक्टूबर, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में उन्होंने आर्मी लगवा दी थी, क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी उसमें घुसे हुए थे। तो बाद में सिख लोगों ने हत्या कर दी। तो उसके बाद ये जो वो हुआ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कोई अलग फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, सेपरेट फोर्स होना चाहिए। तो एक फोर्स बनाई गई जिसका नाम था एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये पीएम की सुरक्षा करता है, एसपीजी। और ये एसपीजी एक्ट 86 में बनाया गया था, 1986 में। एसपीजी याद रहे तो ठीक है, वरना ये एक्ट वैक्ट नहीं पूछे जाते। नहीं, एसपीजी 1986 में बनाई गई, एक्ट तो 88 में बनाया गया, 86 में एसपीजी बनाई गई। ये अभी के टाइम पे पहले इसमें एक नियम था कि प्रधानमंत्री के जो नियर रिलेटिव हैं, मतलब उनकी वाइफ, उनके बच्चे बच्चों, उनकी भी सुरक्षा ये करेगी। लेकिन फिर क्या हुआ, राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री उस टाइम पे नहीं थे, तो इसमें एक चीज और जोड़ दी गई कि पूर्व प्रधानमंत्री के जो भी को भी सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री नहीं रहा, पूर्व प्रधानमंत्री होगा, उसको भी सुरक्षा दी जाएगी, और उनके बच्चों को सुरक्षा दी जाएगी अगर रिस्क है। लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने ये नियम सब हटा दिए। अभी के टाइम पे बस नियम यह है कि सिर्फ प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ में जो रह रहा है, उनके आवास में उनका जो रिलेटिव रह रहा है, उसको सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो अभी के टाइम पे इसीलिए ये कांग्रेस ने बड़ा विरोध किया था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबकी सुरक्षा, एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई। अभी के टाइम पे भारत में सिर्फ मोदी जी हैं जिनको क्या मिलती है, एसपीजी प्रोटेक्शन मिलता है, और राष्ट्रपति के लिए पीबीजी। इसको छोड़कर अलग से सिक्योरिटी लेवल होते हैं, ये तो नाम बड़े फेमस होते हैं, जेड प्लस सुरक्षा, जेड सुरक्षा, वाई प्लस, वाई एक्स, इतने लेवल होते हैं, एक्स सिक्योरिटी। हाँ, ये सुरक्षा के लेवल होते हैं। इसमें जिसको एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिलती है, उनको 2 सुरक्षा गार्ड दिए जाते हैं। वाई की मिलती है, ये पूछा जाता है, 8 दिए जाते हैं। ये सीआईएसएफ, सीआरपीएफ वाले होते हैं, कुछ इसमें एनएसजी के भी होंगे, मिक्स होता है सब। वाई प्लस जो होता है, इसमें होता है 11 लोग होते हैं। ये नंबर लिखना है, बहुत पूछे जाते हैं। जेड में 22 और जेड प्लस में 55 लोगों का पर्सनल, मतलब जो सुरक्षा गार्ड होंगे उनका घेरा बनेगा। एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस, बढ़ते बढ़ते हुए क्रम में ये वीआईपी लोगों को दिया जाएगा। वही सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप पता होना चाहिए, राष्ट्रपति की कौन करता है, प्रधानमंत्री की कौन करता है, और बाकी वीआईपीज के लिए कौन कौन से सिक्योरिटी लेवल है। ये हो गया। इसके बाद में अगली चीज, नहीं अभी बचा हुआ था उसमें,
हाँ, एनएसजी बचा हुआ, देखो ये एनएसजी। एनएसजी एक अलग फोर्स है, ठीक है, एनएसजी जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ये भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में ही बनाया गया, वही जो गोल्डन टेम्पल वाला केस था उसके बाद में। भारत में आतंकवादी गतिविधियां, अपहरण, ये सब बड़े अपराधों को रोकने के लिए इनको ब्लैक कैट भी कहा जाता है, ब्लैक कैट कमांडोज जो होते हैं, यही एनएसजी ब्लैक कैट के नाम से जानी जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में बनाया गया एनएसजी। तो 4 वो हो गई थी, 5, 6, 7, अब हो गई टोटल 7। 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस। लेकिन इसमें से अगर आप किसी को जाना है ना, कभी कभी होता है कि किसमें जा सकते हैं, तो पता 5 में ही डायरेक्टली जा सकते हैं। जो भर्ती होती ना, रिक्रूटमेंट, वो 5 में होता है। एनएसजी में भर्ती नहीं होती, क्योंकि एनएसजी क्या करता है, इन्हीं में से लेता है, जो चुनिंदा लोग होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है, तो अलग से ओपन भर्ती नहीं निकालता एनएसजी। और ये जो असम राइफल है ये अभी के टाइम पे आर्मी के कंट्रोल में रहता है। तो कभी भी देखना, जो वैकेंसी निकलती है तो इनमें निकलती है, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और 2 ये सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस। हाँ, है तो टोटल 7, लेकिन जो वैकेंसी निकाली जाती है वो इन 5 में निकाली जाती है, ठीक है, हमेशा। हाँ, नहीं लिखते हैं, एनएसजी की नहीं होंगी उसमें वैकेंसी, एनएसजी अलग से बनाया जाता है, उसमें अलग से वही कोई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स डाल देंगे, वो रेलवे की अलग से है। हाँ, लेकिन ये गृह मंत्रालय के अंदर आने वाली ये 7 पैरामिलिट्री फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को अर्धसैनिक बल नहीं कहेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स नहीं कहेंगे। वो वैकेंसी निकाल देता है, वो अलग चीज है। इनमें मैं बता रहा हूँ 7 में से 5 में वो होता है बस। अभी के टाइम पे ये क्या लिखा, हाँ एनएसजी के बारे में अलग से, वो तो वही चीज है, वो बता दिया मैंने। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में हाईजैकिंग और ये सब आतंकवाद सी समस्याओं से निकलने के लिए इनका अपना कोई कैडर नहीं होता, ये लिख दिया। ये सीआईएसएफ, सीआरपीएफ से ही प्रतिनियुक्त जिसको बोलते हैं, डेपुटेशन पर ये लोग आते हैं, एनएसजी के लोग, ठीक है। तो ये तो अलग से ये मैंने बोल ही दिया था, बता ही दिया था उसको। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेंथ के बारे में। भारत में अभी के टाइम पे ये 9.7 पुराना डेटा है, गृह मंत्रालय ने 2020 में दिया था 11 लाख, 11 लाख कि अर्धसैनिक बलों की या सेंट्रल जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी पूरी स्ट्रेंथ 11 लाख के आसपास है, ठीक है। तो ये डेटा कोई काम का नहीं है, बस ऐसे नाम याद रखना है, पैरामिलिट्री की स्ट्रेंथ लगभग कितनी है भारत में। अगली चीज देखो, इसको छोड़कर कुछ एजेंसीज और हैं जो कानून व्यवस्था के लिए काम करती हैं, हालांकि उनको पैरामिलिट्री नहीं कहा जाता, वो अलग से हैं, तो बस उनके नाम है और एक एक दो पॉइंट उनके बारे में है। एक है सीबीआई, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, भारत सरकार की जांच एजेंसी है, तो पता है, ये सब नाम जानते होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया होगा, ये जो बस 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये सीबीआई कैसे बनाई गई। एक कानून बनाया गया था, अच्छा इसका कोई गेस भी नहीं कर सकता, इस कानून को डीएसपीई एक्ट कहा जाता है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। इस कानून से सीबीआई बनाया गया था, और इसलिए इसका ईयर बहुत पूछा जाता है कि सीबीआई किससे बनाया गया। पहले एक स्वतंत्र एजेंसी थी, फिर 1963 में इसको गृह मंत्रालय के अंदर कर दिया गया, और तब से ये भारत सरकार के अंदर आकर काम करती है। ये कानून बहुत पूछा था ईयर के साथ, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इस कानून के द्वारा सीबीआई की स्थापना की गई। और सीबीआई किसी भी तरीके की जांच करने के लिए संस्था बनाई गई है, हाँ, गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया, तब से ये भारत सरकार के अंडर में काम करती है। अच्छा, ये सेक्शन हालांकि कोई काम का नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब किसी राज्य सरकार, कभी कभी देखो क्या होता है, जैसे मान लो यूपी है, राज्य है, कहीं पे कोई मर्डर हो गया, तो अब उसकी सीबीआई जांच होनी है, तो सीबीआई जांच ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि पहला तो अधिकार राज्य सरकार का है ना, पुलिस उसके कंट्रोल में, वो जांच करेगी। अगर राज्य सरकार को लगता है कि उसकी जांच से लोग खुश नहीं है या वो जांच बड़े लेवल पे होनी चाहिए, तो ये सेक्शन 6 है, ये कहता है राज्य सरकार परमिशन देगी कि सीबीआई जांच कर ले उस अपराध की, तो उसकी सहमति से सीबीआई जांच कर सकती है। तो ये सेक्शन कभी कभार पूछ लिया जाता है बस, वरना ये 2 ईयर ही काम के हैं बस सीबीआई के लिए, जो भारत सरकार की स्पेशलाइज्ड जांच एजेंसी है, मुख्य जांच एजेंसी। सीबीआई के बाद में एक संस्था है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। ये
देखो राज्य, ये हमने पढ़ा था पुलिस सिस्टम पढ़ रहे थे कि राज्य में के अंदर एक संस्था होती सीआईडी, ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, वही दोनों काम करती थी, वो जो ही जांच करती थी, और उसकी स्पेशल ब्रांच, उसकी दो ब्रांच थी ना, एक इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, एक स्पेशल ब्रांच, और दूसरी ब्रांच क्या करती थी, नजर रखती थी कोई गलत गतिविधि पर, कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहा है। तो आईबी का काम है ये काम करना, ये नजर रखना, निगरानी करना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। गृह मंत्रालय के अंदर ही आती है। 1887 में स्थापना हुई थी। देखो कब स्थापना हुई, बहुत पुरानी संस्था है इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन बस एक ईयर ये लिख देंगे, पहले ये सब करता था, ये ईयर नहीं लिखेंगे हम लोग। 1968 में भारत में एक और संस्था बना दी गई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। ये नाम सबको पता ही होगा, RAW, रॉ। तो पहले क्या था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ही भारत के अंदर और बाहर की खुफिया जानकारी इकट्ठा करती थी, ठीक है। लेकिन अब के 1968 में रॉ बना दिया गया, रिसर्च एंड एनालिसिस। अब इसको काम दे दिया गया भारत के बाहर की जो खुफिया जानकारी है, सीक्रेट मिशंस हैं, वो रॉ कर संभालेगा, और भारत के अंदर के जो इंटरनल जानकारी है वो सब कौन करेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो दो खुफिया एजेंसी भारत की हो गई, आईबी और रॉ। आईबी आंतरिक मामलों के लिए और रॉ बाहरी मामलों के लिए, जो सीक्रेट एजेंसी है। अच्छा, जब एग्जाम, ये मैं किसी में नहीं बता रहा, लेकिन ये बात बस बोल रहा हूं कि जब कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, तो इन सबके चीफ के नाम पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। वो नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो बार बार बदलते रहते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद बदलते रहते हैं। तो इनके नाम जब एग्जाम देने चाहो, वैसे ये तो हमेशा करना चाहिए कि जब भी एग्जाम देने जाओ तो करंट में जो बड़े पोस्ट पर लोग हैं उनके नाम देख लो, चेंज तो नहीं हुए। एक संस्था और है हमारी, इसका नाम है एनसीआरबी, बहुत काम की और आजकल तो खूब पूछी जाती है ये, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 1986 में बनाएगी एनसीआरबी। और इन दोनों, इसमें 2 ईयर लिखे हुए, दोनों बहुत पूछे जाते हैं। देखो नाम में ही लिखा है, भारत में अपराध का पूरा डेटा रखने के लिए, कौन अपराधी है और अगर अपराध किया है तो कितनी बार अपराध उसने किया है, हिस्ट्री सीटर कौन है, तो उसका पूरा डेटाबेस बनाने के लिए ये संस्था बनाई गई। देखो नाम में लिखा है क्राइम रिकॉर्ड, अपराध का रिकॉर्ड रखने के लिए संस्था बनाई गई 1986 में। तो देखो भारत में अपराधियों के उंगलियों के निशान, डेटाबेस, जो भी चीजें हैं, वो सब डेटा ये अपने पास रखता है एनसीआरबी। और एनसीआरबी के अंदर ही एक और सिस्टम आता है, इसका भी ईयर खूब पूछा जाता है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, 2009 में बनाया गया। ये एनसीआरबी के अंदर है, एनसीआरबी के अंदर ये संस्था है CCTNS। हाँ, और ये संस्था कंप्यूटराइज्ड डेटा सब रखती है, डिजिटल डेटा रखती है सब, इसका काम है डिजिटल डेटा रखना, इंफॉर्मेशन। और ये पुलिस सिस्टम को भी क्या बोलते हैं, मतलब इनका डेटा तो रखेगी साथ साथ में, और साथ साथ में जो डिजिटल FIR वगैरह होती है ना, डिजिटल चीजें होती हैं, ये सब भी ये रखती है ये संस्था, ठीक है। डिजिटल FIR आज के टाइम पे तो पूरी FIR सब ऑनलाइन फाइल की जा सकती है, तो ये सब काम जो है CCTNS के अंदर किया जाता है, ठीक है। अगली संस्था देखो, हाँ, ये जो एनसीआरबी है, ये एनसीआरबी क्या करता है, इसके बारे में एक चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो सालाना एक रिपोर्ट निकालता है भारत में, जिस रिपोर्ट को बोलते हैं भारत में अपराध। ये नाम पूछा था, भारत में अपराध नाम से रिपोर्ट कौन सी संस्था निकाली जाती है, क्राइम इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट निकालता है, हर साल निकालता है ये। जब अगर आपको डेटा देखना हो ना, भारत में किस राज्य में कौन से अपराध हो रहे हैं, कितने अपराध हुए हैं, तो वो सब एनसीआरबी का डेटा बोला जाएगा, क्योंकि काम ये ना क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वही करता है। तो आखिरी रिपोर्ट इसने 2022 में निकाली थी। रिपोर्ट का नाम याद रखना है, भारत में अपराध रिपोर्ट या क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। और ये डेटा, इसका डेटा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी 2-4 पॉइंट जो ठीक ठीक मुझे लग रहे थे वो मैंने लिख दिए इसमें। हालांकि डेटा अंदर नहीं पूछते हैं, जैसे इसके 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का सबसे जो सेफ शहर कौन बना है, कोलकाता। ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे सुरक्षित शहर कौन है भारत का,
फिर कौन है? पुणे है, फिर हैदराबाद। नंबर 2 पर पुणे, नंबर 3 पे हैदराबाद, सबसे सुरक्षित शहर। पूरे साल में भारत में 58 लाख, 58 लाख, लगभग 58 लाख कुछ हजार थे केस दर्ज किए गए 2022 में। ऐसे हर साल डेटा निकालती है। 1.7 लोगों ने आत्महत्याएं की भारत में, और नंबर 1 पे महाराष्ट्र है आत्महत्या के मामले में, फिर आता है तमिलनाडु। सबसे इंटरेस्टिंग, ये तो सुन के मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग जब रिपोर्ट देखते हैं, आत्महत्या का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? फैमिली डिस्प्यूट्स, पारिवारिक समस्याएं। ठीक है, 32। और आत्महत्या, ये डेटा बड़ा अच्छा है। अब भारत में आत्महत्या 1.7 लाख लोगों ने की, उनमें से 72% पुरुष हैं, 28% सिर्फ महिलाएं, वुमेन्स। पुरुष बहुत ज्यादा आत्महत्या करते हैं। पारिवारिक समस्याएं इसमें। बेरोजगारी चौथे नंबर पे है इसमें कारण में। ठीक है, तो नंबर 1 पर फैमिली डिस्प्यूट्स है। तो ये वाली, जैसे ये तो बस एक वो रिपोर्ट है, इसमें इसको देख लो। इसमें महिलाओं में जो सबसे, महिलाओं से संबंधित जो अपराध हुए ना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड हुए हैं, यूपी में। और बच्चों में जो अपराध हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, उनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुए, रजिस्टर्ड हुए। बस ये 2 डेटा लिख लेना, हालांकि ये तो पूछेंगे नहीं। यूपी में यही पूछ लें कि यूपी में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध कहाँ रिकॉर्ड हुए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हर साल आती है। 2000 मतलब पिछले साल की आती है, 22 वाली 23 में आई थी, अब 23 वाली 24 में आ जाएगी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये एनसीआरबी संस्था हो गई। ठीक, तो इतनी सारी चीजें पैरामिलिट्री और इसके बारे में थी। बस ये हमारा टॉपिक हुआ। लेकिन ये टॉपिक, इसको 2 पार्ट में हमने पढ़ा है, क्योंकि ये पूरा पुलिस सिस्टम में आता है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। हम लोगों ने राज्य का पुलिस सिस्टम अलग वीडियो में पढ़ा था, और ये सेंट्रल का पुलिस सिस्टम है। इसमें सेनाएं नहीं आती, मैं पहले बता दिया। डिफेंस जो है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये अलग चीज है। ठीक है, ये पुलिस सिस्टम में नहीं आता। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक पूरा हुआ मूल विधि का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।